हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव साइकोलॉजी। आज का ये लेक्चर हमारे क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का लेक्चर नंबर 2 है यहाँ पर। और इस लेक्चर में आज हम इंटेलिजेंस को कवर करेंगे। इसके पहले हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, कितने तरीके के एट्रीब्यूट्स है, उनको एसेस कैसे करते हैं, असेसमेंट की क्या मेथड्स वगैरह हैं, वो सब कुछ हमने देखा था। और वहाँ पे हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी कि ये जो इंटेलिजेंस है ना, ये साइकोलॉजिस्ट का बहुत ही इंटरेस्ट का टॉपिक रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्ट का क्या रहा है, इंटरेस्ट का एक एट्रीब्यूट रहा है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है हमने देख लिया था। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स या फिर फीचर्स। तो साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स या फिर फीचर्स हमारे अंदर होते हैं इंसान में, उनमें ये इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्ट का फैक्टर रहा है साइकोलॉजिस्ट के लिए। अब साइकोलॉजिस्ट ने नहीं, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करता है या फिर डिफाइन करता है। वो बोलता है कि इंसान में द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस। अगर इंसान में किसी चीज़ को मतलब समझने की, उसको सही तरीके से परसीव करने की जो क्षमता है, सीखने की जो क्षमता है, समझने की और जानने की जो पावर है, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। यानी कोई अगर इंसान इंटेलिजेंट अगर हम उसको मानते हैं तो उस इंसान में परसीव करने की, लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की और किसी चीज़ को जानने की क्षमता होनी चाहिए। इंटेलिजेंस से हम पता लगाते हैं कैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफर करते हैं, यानी अलग है। इंटेलिजेंस इज द की कॉन्स्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। और अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन होगा तो उनमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि मिलेगा मेंटल अलर्टनेस, रेडी विट, क्विकनेस इन लर्निंग एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। तो हमें अगर मानो ये क्वेश्चन इंटेलिजेंट के ऊपर 2 मार्क्स का आया कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंट पर्सन की क्या क्या फीचर्स है, तो हम बोलेंगे कि इंटेलिजेंट क्या है भाई, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बताती है द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग इज इंटेलिजेंस। दैट्स ऑल। इंटेलिजेंस से क्या मदद हो सकती है, हम एक और पॉइंट डाल देंगे कि इससे पता चलता है कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। और इसके बाद हम और बोलेंगे कि अगर कोई पर्सन है जो कि इंटेलिजेंट पर्सन है तो उनमें ये एट्रीब्यूट हो सकती है, जैसे कि मेंटल अलर्टनेस, रेडी विट, क्विकनेस इन लर्निंग एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। ये हमारा 2 मार्क्स के लिए अगर आता है इंटेलिजेंट के ऊपर क्वेश्चन, तब बहुत सही आंसर है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन थोड़ा और लंबा हो गया, मानो क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ गया, तो हम क्या करेंगे इंटेलिजेंस को, तब हम बोलेंगे कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे, उन साइकोलॉजिस्ट ने भी इंटेलिजेंट को अपने तरीके से डिफाइन किया कि ये होता है इंटेलिजेंट, वो होता है इंटेलिजेंट, तो वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे हमारे जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंट को डिफाइन किया या फिर अपने तरीके से बताया कि ये होता है इंटेलिजेंस या फिर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ऐसा होता है, उसमें सबसे पहला नाम आता है अल्फ्रेड बिनेट जी का। उन्होंने बोला दैट द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल इज इंटेलिजेंस। तो अगर किसी इंसान में किसी भी चीज़ को जज करने की बहुत अच्छी एबिलिटी है, क्षमता है, जज करने की, परख करने की और उसको समझने की, और अगर कुछ भी हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसको अगर रीज़न करने की, एक्सप्लेन करने की एबिलिटी है, तो वो इंसान इंटेलिजेंट है। ओके, so Beneath, who worked on intelligence, defined intelligence as the ability to judge well, understand well and reason well. ओके, इतना समझ आ गया। अब ये तो पहला पॉइंट है, बिनेत ने बोल दिया। उसके बाद आया वेस्लर। वेस्लर ने कहा कि इंटेलिजेंस जो है द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विथ हिज हर एनवायरमेंट। अब इन्होंने एक और चीज़ बताई कि ये एक इंडिविजुअल की टोटल एग्रीगेट कैपेसिटी होती है, मतलब एक इंसान की टोटल कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है कि वो इंसान रैशनली सोच सके। रैशनली मतलब प्रैक्टिकली, माने इमोशनल ना हो के कितना सोच सकते हो आप। जैसे मानो एक ऐसा डील आया आपके पास,
जिसमें बहुत आपका फ़ायदा होगा, लेकिन कोई ऐसा चीज़ है जिसके साथ बहुत इमोशन जुड़ा हुआ है लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस जगह पे जो हम अगर डिसीजन लेंगे रैशनली कि मैंने डिसीजन लिया कि डील बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ से मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी मैं इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने कैसे सोचा, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली सोचा, और उस प्रैक्टिकल सोचने को कहते हैं रैशनली सोच पाना। तो अगर कोई इंसान रैशनली सोच पाता है और यहाँ पे एक्ट पर्पसफुली यानी मैंने जो डील एक्सेप्ट किया उसके पीछे कोई पर्पस था कि इससे फ़ायदा होगा, तो जो मैंने काम किया, जो मैंने सोचा, वो मैंने प्रैक्टिकली सोचा, रैशनली सोचा, जो मैंने एक्ट किया यानी जो मैंने एक्शन लिया उसके पीछे कोई पर्पस था, और साथ के साथ जो मेरा ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसके साथ भी मैं अच्छे से इफ़ेक्टिवली डील कर सकता हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड एन इंटेलिजेंट पर्सन। या फिर अगर कोई इंसान रैशनली सोच सकता है, पर्पसफुली एक्शन ले सकता है, अपने एनवायरनमेंट से इफेक्टिवली डील कर सकता है, देन ही और शी इज़ इंटेलिजेंट। ये बात किसने कहा? वेस्लर ने कहा। ओके, अभी वेस्लर ने इतनी बात कह दी, लेकिन इसके बाद दो और लोग आए, दो और साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था गार्डनर और स्टैनबर्ग। उन्होंने कहा कि एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली एडप्ट्स टू द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप इट। तो कोई अगर जैसे यहाँ पे बोला ना कि इंसान सोच अच्छे से सकता है, प्रैक्टिकली काम ध्यान से एक्शन ले सकता है पर्पस के साथ, और एनवायरनमेंट कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कैसा भी सर्कमस्टेंस हो, उससे डील कर सकता है, उससे एडजस्ट कर सकता है, उससे अडेप्ट कर सकता है, तो वो इंटेलिजेंट है। तो इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट पर्सन सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट या सर्कमस्टेंस से एडप्ट ही नहीं, वो अगर चाहता है तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है और नया एक शेप भी दे सकता है। दैट्स ऑल, समझ आ गया? तो यहाँ पे अगर आपको पूरा इंटेलिजेंट का ही कहानी अगर 3 मार्क का क्वेश्चन के लिए बोल देता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो आप इतना पूरा कहानी लिख सकते हो। ओके, अभी हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट, और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट में हम पढ़ेंगे आज साइकोमेट्रिक अप्रोच, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में जो थ्योरीज आती है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को भी 2 तरीके से हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है साइकोमेट्रिक अप्रोच और दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में क्या करता है, इंटेलिजेंट को ना एक एग्रीगेट एबिलिटीज़ की तरह देखा जाता है, मतलब पहले से हमारे अंदर कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है साइकोलॉजी में, हमारे साइकोलॉजी में या फिर हमारे माइंड में, ओवरऑल पहले कितने इन्फॉर्मेशन था, उसके बेसिस पे हम इंटेलिजेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़, मतलब हमारे में पहले से जितनी भी एबिलिटीज़ है उन सब का एक एग्रीगेट, एक सम के तौर पे हम इंटेलिजेंस को जज करते हैं, इंटेलिजेंट को जज करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि एक इंसान में पहले से जितनी भी एबिलिटीज़ मौजूद है उन सब के बेसिस पे वो इंटेलिजेंट है या नहीं, ये जब हम देखते हैं, इस तरीके के अप्रोच जब हम लगाते हैं, उसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच। और इस अप्रोच के अंदर बेटा 5 आपकी थ्योरीज आती है, उनको हम आज देखेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा थ्योरी है दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हमें जैसे साइकोमेट्रिक में हमारे पास पहले से एबिलिटीज़ है, उनका एग्रीगेशन के तौर पे हम जज करते हैं, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हमें जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिस तरीके का कंटेंट मिलता है, वो सब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम किस तरीके से एक्ट करते हैं उससे डिसाइड होगा हम इंटेलिजेंट है या नहीं। समझ में आ गया? ओके, चलो अभी शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थ्योरी अंडर साइकोमेट्रिक अप्रोच इज़ यूनी और वन फैक्टर थ्योरी। तो वही बात है अल्फ्रेड बिनेट, जिन्होंने बोला था कि अगर इंसान को जज अच्छे से करना आता है, अंडरस्टैंड करना आता है, रीज़न करना आता है, तो वो इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने ही कहा कि फॉर्मलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन मतलब वही हमारे माइंड में क्या क्या ऑपरेशन होता रहता है, क्या क्या ऑपरेट होता रहता है। तो हमारा जज करने की क्षमता, समझने की क्षमता और रीज़न करने की क्षमता इज़ आवर मेंटल ऑपरेशन। और उसमें ही उन्होंने बताया कि ही कॉन्सेप्चुअलाइज इंटेलिजेंट एज कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट। तो इंसान में एक सेट ऑफ सिमिलर एबिलिटीज़ होगा, मतलब एक तरीके की एबिलिटीज़ इंसान में होगी जिससे वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और कोई भी नया एनवायरनमेंट है उससे एडजस्ट हो सकता है
है ना। मतलब अगर इतनी चीज़ है इंसान में तो वो इंटेलिजेंट है, अदरवाइज वो नहीं है। दैट्स ऑल, सिंपल यूनिफैक्टर थ्योरी। उसके बाद आया टू फैक्टर। पहले तो बोला कि एक ही फैक्टर है भाई, या तो आर या पार। फिर उसके बाद दूसरे एक साइकोलॉजिस्ट है, वो थोड़े दिल के अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि कोई इंटेलिजेंट है नहीं है, चलो हम इस पर दो फैक्टर डाल देते हैं कि या तो कोई इंसान नॉर्मल होगा, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो नॉर्मल है, जनरल इंसान है, मतलब जनरल एबिलिटी है सिर्फ उसमें, या उसमें स्पेशल एबिलिटीज़ होगी। तो उन्होंने दिया टू फैक्टर थ्योरी। और जिस मेथड से हम उस थ्योरी की या फिर उस इंसान में होने की वो फैक्टर के एनालिसिस करते हैं, उसको बोला है हमने नहीं, उन्होंने बोला है फैक्टर एनालिसिस। तो इस पे क्या क्या उन्होंने इंटेलिजेंट को बोला कि दो तरीके की फैक्टर होता है इंसान में, और उससे इंटेलिजेंस इज कंसिस्टेड ऑफ दिस टू टाइप ऑफ फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज जी फैक्टर माने जनरल फैक्टर, एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक फैक्टर माने एस फैक्टर। तो या तो इंसान बहुत ही नॉर्मल जनरल होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जी फैक्टर होगा, जैसे कि जी फैक्टर इंक्लूड्स मेंटल ऑपरेशन विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस। मतलब बहुत ही जनरलाइज कर दिया है कि ये परफॉर्मेंस सबके लिए कॉमन होगा। तो या तो इंसान इस तरीके का होगा, जैसे कि एकेडमिक एक्सीलेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब दिन में आने वाले छोटे मोटे प्रॉब्लम को हर कोई सॉल्व करता है। फिर एकेडमिक्स में अगर बच्चे को डाल दिया तो कैसे वैसे करके वो निकाल ही लेता है परीक्षा, अच्छा हो बुरा हो किस तरीके से निकाल लेता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि प्राइमरी है और बहुत ही कॉमन है फॉर ऑल पर्सन, दैट इज जी फैक्टर माने जनरल फैक्टर। इसके बाद या तो होगा ऐसा जनरल फैक्टर होगा, या फिर इंसान में एस फैक्टर होगा, माने उसमें बहुत ही कुछ अच्छा एक्सेप्शनल स्पेसिफिक एबिलिटीज होगा जिससे वो कोई भी कॉग्निटिव टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, जैसे कि म्यूजिकल एप्टीट्यूड, एथलेटिक एप्टीट्यूड। तो म्यूजिकल एप्टीट्यूड में जैसे कि ए आर रहमान है, श्रेया घोषाल है, उनके अंदर एक्सेप्शनल म्यूजिक एबिलिटीज है, तो उनमें ये एस फैक्टर म्यूजिक का बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे एथलेटिक एबिलिटी, अरे आरसीबी ने दूसरा कप जीता, कप नंबर 2 आया ना हमारा आरसीबी का, तो आरसीबी ने कप नंबर 2 जीता, तो उसमें जो विराट कोहली है उनमें बहुत एक्सेप्शनल एथलेटिक क्वालिटीज़ हैं। फिर जो और भी जो हमारे कैप्टन है रजत पाटीदार, उनके अंदर भी बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ है एथलेटिक। तो इनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, तो दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, गॉट इट। इसके बाद एक और थ्योरी आया जिसको कि दिया था लुइस थर्स्टन ने। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है ना, इंटेलिजेंस हमारी मेंटल की कितनी एबिलिटीज़ है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो हमारी लुइस थर्स्टन स्टेट्स दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज, ईच ऑफ विच इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में बहुत तरह तरह की एबिलिटीज़ होती हैं। देखो, पहले एक फैक्टर आया, उसके बाद 2 फैक्टर आया, इसके बाद अभी 7 फैक्टर आ रहा है कि 7 तरीके की एबिलिटीज़ होती है। तो इस तरीके से धीरे 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 इंटेलिजेंस जो है ना अपना पूरा रौब जमा रहा है। तो अभी क्या हुआ, इन्होंने बोला कि 7 फैक्टर होता है, 7 तरीके की एबिलिटीज़ हमारे अंदर होती है, और हो सकता है किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, या फिर हो सकता है किसी में एक ही हो। मतलब दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ज़रूरी नहीं है कि किसी में वर्बल एबिलिटी है तो उसमें स्पेटियल क्या कहें स्पेशियल एबिलिटी भी होगा, ज़रूरी नहीं है। किसी पे वर्ड फ्लुएंसी है तो ज़रूरी नहीं कि वो न्यूमेरिकल एबिलिटी भी होगा, या फिर हो सकता है किसी का न्यूमेरिकल एबिलिटी भी अच्छा है और वर्ड फ्लुएंसी भी अच्छा है, दोनों भी अच्छा एक साथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला है वर्बल कंप्रीहेंशन। तो वर्बल कंप्रीहेंशन का मतलब है बेटा कि किसी इंसान को जो वर्ड्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है, या फिर कोई भी आइडियाज़ है, वो बहुत ही अच्छे से ग्रास्प करते हैं। जैसे मैं ये क्लास सबको पढ़ा रही हूँ, सब बहुत सारे बच्चे एक साथ इस क्लास को देख सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा होगा जो मेरे जो वर्ड्स है, जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ, जो आइडिया मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से ग्रास्प करेंगे, तो उनकी वर्बल कंप्रीहेंशन बहुत अच्छा होगा। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ का मतलब क्या है, नंबर्स के साथ कंप्यूटेशन, मैथमेटिक्स, इन सब में अच्छा होना। स्पैटियल या फिर स्पेशल नहीं स्पेशियल, इस तरीके से बोलेंगे। स्पैटियल तो मैं कभी कभी बोल देती हूँ उसको। तो इसका मतलब होता है कि किसी का जो इमेजिनेशन पावर है, जो कल्पना शक्ति है, जो विजुअलाइजेशन का पावर है, वो बहुत अच्छा है। देन दूसरा है
परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड का मतलब है कि बहुत एक्टिवली डिटेल्स को पकड़ना। जैसे ये किस में होता है, जैसे जो सीआईडी आप देखते नहीं हो, तो सीआईडी को एक क्लू दे दो तो वो पूरा कहानी बहुत डिटेल में पकड़ लेते हैं कि ये ऐसा होगा, वैसा हुआ होगा, इस तरीके से। तो यह होता है। देन वर्ड फ्लुएंसी, सबको पता है कि किसी का वर्डिंग्स के साथ या वर्ड्स के साथ बहुत फ्लुएंट होना, फ्लेक्सिबल होना, किसी लैंग्वेज में अच्छा होना, यह सब आता है वर्ड फ्लुएंसी। फिर एक और है मेमोरी। मेमोरी सबको पता है कि आपकी रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने की पावर कितनी अच्छी है, मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। देन इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स, मतलब अगर किसी को फैक्ट्स दिया जाता है तो उससे वो कोई आउटपुट अच्छे से निकाल सकते हैं। मतलब उनको अगर कोई इनपुट दे दो, अरे इधर तो इनपुट नहीं आउटपुट लिख रही हूँ मैं, मतलब कोई अगर इनपुट दे दो तो उससे वो लोग आउटपुट बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। सेम वही यहाँ पे भी हम वो सीआईडी वालों को अगर ले ले तो ठीक है, उनको छोटा मोटा कोई इनपुट दे दो, कोई क्लू दे दो, तो वो लोग आउटपुट इसका बहुत अच्छे से निकाल के केस को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं सीआईडी बहुत देखती हूँ इसलिए उनका एग्जाम्पल आता रहता है मेरे दिमाग में। ओके, देन हमारा चौथा थ्योरी या फिर मॉडल कहेंगे अगर, तो उसका नाम है हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। अब हायरार्की मतलब पता है, हायरार्की मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। मतलब जैसे कि क्या है, जैसे मैं बैंक में काम करती हूँ तो बैंक में सबसे पहले हमारे ब्रांच मैनेजर आते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं वो आते हैं, फिर उसके बाद जो कैशियर है वो आते हैं, फिर उसके बाद जो क्लर्क है, फ्रंट डेस्क क्लर्क, वो आते हैं, फिर उसके बाद जो पियोन है वो आते हैं, फिर उसके बाद जो पीटीएस है वो आते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, एक हायरार्की है कि ये होगा, मतलब इसके बाद ये होगा, या फिर इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इस तरीके से आएगा। वैसे ये कैशियर और क्लर्क दोनों मतलब सेम ही डेजिग्नेशन है उनकी, मतलब डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट सेम ही है। अगर कोई अंदर बैठता है उसको अगर हेड कैशियर का पोजीशन दिया जाता है तो वो हेड कैशियर कहलाता है, नहीं तो जो कैश पे बैठता है उसको कैशियर बोलते हैं, जो फ्रंट पे बैठता है उसको फ्रंट डेस्क क्लार्क ऐसे हम बोलते हैं। अभी तो खैर नाम चेंज हो गए, अभी हमारा नाम क्लार्क से लेके सीए से हो गया, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो मैं वही हूँ, बैंक में काम कर रही हूँ मैं अभी भी। ओके, सो इसको प्रपोज किया था आर्थर जेनसन ने, और इन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस जो है ना 2 लेवल पे होती है, लेवल 1 और लेवल 2। मतलब अलग अलग लेवल पे इंसान अलग अलग तरीके से ऑपरेट करता है। तो लेवल 1 पे क्या करता है, लेवल 1 इज अबाउट एसोसिएटिव लर्निंग, जहाँ पे आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट। यहाँ पे आप जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट निकलेगा। इसको जैसे रोड लर्निंग या फिर मेमोराइजेशन, जैसे कुछ लोग रट्टा मारते हैं, रट्टाफिकेशन या फिर मेमोराइजेशन करते हैं, तो इसमें वो लोग अगर 3 लाइन का आंसर है, 3 लाइन का आंसर है अगर क्वेश्चन का, वो लोग अगर मतलब इनपुट क्या है 3 लाइन का आंसर, तो वो लोग रोड लर्निंग या फिर मेमोराइज करते हैं 3 लाइन का, और आउटपुट एग्जाम में वही लिखते हैं, 3 लाइन का आंसर ही लिख देते हैं। तो जितना इनपुट उतना सिमिलर लेवल का आउटपुट होता है। और दूसरा है, दूसरा लेवल पे मतलब या तो इस लेवल पे इंसान होगा या फिर इस लेवल पे होगा। तो दूसरा लेवल क्या है बेटा, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर स्किल्स एज दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट और प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसान को इनपुट थोड़ा कम भी दे दो तो आउटपुट उसका बहुत बढ़िया निकल के आता है। जैसे कि ऊपर बोला कि कोई बच्चा रोड लर्निंग करता है, रट्टा करता है, 3 लाइन का आंसर 3 लाइन में लिख देता है, लेकिन कोई बच्चा मानो पूरा समझता है, रट्टा नहीं मारता है लेकिन पूरा समझता है, तो उसने क्या किया, जैसे मैंने मेरा ये क्लास देखा उसने पूरा समझा, तो ये 2 लाइन नोट्स में लिखा है लेवल 2 के तौर पे। मानो लेवल 2 क्या है वो आया सवाल, तो उसने ये लिखा, इसके बाद इसने जो समझा, मैंने पूरा अभी समझाया, एक्सप्लेन किया, ये भी उसने लिखा, उसने अपना एक्सपीरियंस भी लिखा, मतलब उसकी ना उसमें हॉट है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। हॉट क्वेश्चन ऐसा आता है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, इस तरीके से। तो ये स्किल अगर कोई बच्चा है तो वो इंटेलिजेंस के लेवल 2 पे खड़ा रहेगा। दैट्स ऑल। अभी एक और मॉडल है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो अलग अलग मॉडल है भाई, बहुत तरीके आप लोग भी अलग अलग मॉडल हो। ओके, सो जेपी गुलिफर्ड ने इसको दिया था, ही क्लासिफाइज इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स अमंग 3 डायमेंशन।
तो अभी देखा, तो पहले क्या था कि एक फैक्टर था, उसके बाद 2 फैक्टर आया, उसके बाद 7 एबिलिटीज़ आया, इसके बाद हायरार्की पे 2 लेवल आया। अभी क्या आएगा, अभी यहाँ पे जो डायमेंशंस है ना, वो कितने डायमेंशन है तुमको पता है? 180 डायमेंशन है। मतलब इंटेलिजेंस के टोटल अगर हम ये तीन हमारे पे जो दिया है ना, 3 डायमेंशन, सॉरी प्रोडक्ट, 3 डायमेंशन हमको दिया है, कंटेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशन। इन 3 डायमेंशन को मिला के ये पूरा 3D मॉडल है ना, 3D मॉडल, इसको मिला के टोटल 180 प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा। मतलब इंटेलिजेंस का इतना टोटल प्रोडक्ट है, और हर एक प्रोडक्ट में इन 3 डायमेंशन में से कोई ना कोई आएगा। तो इसको कैसे करते हैं, ये 180 कैसे हुआ? जैसे यहाँ पे तुम्हारा कितना है, हाँ, इस तरीके से। मतलब इसको हम कैसे लिया है, हमने 5 नहीं, 5 6 नहीं, 6 5 फिर 6, इस तरीके के डायमेंशन को लिया है। मतलब एक डायमेंशन में हमारे इतने कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें क्या है, इसको हम टोटल इंटू करेंगे तो कितना होगा, 180। तो 180 टोटल प्रोडक्ट्स हमारे हैं। ओके, इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपके एनसीईआरटी में उतना लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो गूगल से। तो इतना आपको ज़रूरी नहीं है देखना। तो इसमें क्या है कि जो सेल बनता है, सो सिंस दिस क्लासिफिकेशन गुलिफर्ड इंक्लूड 656 कैटेगरीज, देयरफॉर द मॉडल हैज़ 180 सेल्स, ईच सेल इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर और एबिलिटी। और हर एक सेल में जैसे 180 प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, 180 सेल जिनको कहा गया है, और हर एक सेल में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक ना एक इंटेलिजेंट का फैक्टर या एबिलिटी ज़रूर होगा। और वो एबिलिटी और फैक्टर क्या क्या है, जैसे यहाँ पे विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, फिर यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, ये तरीके से है ना। तो ये होगा, इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो ये डायग्राम देखना है तो देख सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये 3 क्या क्या है आपको जानना है। सो ऑपरेशन इज़ लाइक, इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ना सीरियल ऐसे दे दो कि ये कंटेंट आपका सीरियल 1, ऑपरेशन 2 और ये आपका 3। तो पहली बात तो आपको किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके का मटेरियल अवेलेबल किया जाता है, दैट इज कंटेंट। सो कंटेंट रेफर्स टू द नेचर और मटेरियल्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। तो पहली बात तो आपको किस तरीके का इंफॉर्मेशन मिलता है, मतलब एक इंटेलिजेंट, मानो इंटेलिजेंस का कोई होना, जैसे इंटेलिजेंट कोई है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, जब उसका कोई फाइनल बिहेवियर होगा वही हम इंटेलिजेंट के तौर पे काउंट करेंगे ना। तो उसको उस बिहेवियर का होने के लिए सबसे पहले क्या कंटेंट अवेलेबल है, किस तरीके का मटेरियल और किस तरीके का इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल किया जाता है, उसको हम कहते हैं कंटेंट। अब जब उसको पूरा कंटेंट मिला है, जब उसको मटेरियल इन्फॉर्मेशन मिला है, तब वो क्या करता है, तब वो उस मतलब उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में वो अपना एक रिस्पॉन्स देता है ना, वो अपना एक रिस्पॉन्स देता है। सो ऑपरेशन, उसको ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करके वो उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स देता है। सो ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। तो वो इंसान किस तरीके का रिस्पॉन्ड करता है, वो रिस्पोंडेंट क्या करता है, दैट इज ऑपरेशन। सो इस ऑपरेशन में क्या क्या होता है, पहली बात तो कॉग्निशन होती है, मेमोरी रिकॉर्डिंग होती है, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जन प्रोडक्शन, कन्वर्जन प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन होता है। अब जब ऑपरेशन हो गए, पहली बात तो उसको कंटेंट मिला, उसको उसने ऑपरेट किया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट्स। उसके बाद क्या प्रोडक्ट्स बना है, सो रेफर टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। सो प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। समझ में आ गई। तो इस 3 लेवल पे, ये 3 डायमेंशन के, 3 डायमेंशन में, इस 3 लेवल पे, 3 लेवल पे नहीं, इस 3 डायमेंशन के हेल्प से कोई भी एक इंटेलिजेंट जो बिहेवियर है वो फाइनलाइज होके आता है, और इससे भी हम डिसाइड करते हैं कोई इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं है। ये तो खैर सिर्फ थ्योरीज है, जब टेस्ट आप पढ़ोगे इंटेलिजेंस के कितने टेस्ट है, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके की क्या है, और कंटेंट में किस तरीके का कंटेंट होता है ये आप वहाँ देख ही लिया है। विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, सिम्बॉलिक जैसे कि लेटर, नंबर्स हो सकता है, सिमेंटिक माने वर्ड्स, फिर बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, बिहेवियर, एटीट्यूड, नीड्स एक्सेट्रा। तो इतना कुछ हो सकता है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में कौन कौन सी थ्योरीज हैं उनको पढ़ेंगे। उसके पहले मैं बता दूँ
अगर आपको हमारा इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको जाना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। वहाँ पे मैं इस वीडियो के नोट्स डाल दूँगी, पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा और वहाँ से आपको इस नोट्स को डाउनलोड करना है। और इसके साथ साथ क्लास आपको कैसा लगा आपको बताना है। अगर बुरा लगा तब भी बताना है, अच्छा लगा तब भी बताना है। बीच बीच में ऐसा लग रहा होगा कि मैं थोड़ी थक जा रही हूँ, एक्चुअली बहुत गर्मी है तो इसलिए ऐसा लग रहा है, कंटिन्यूअसली बात कर रही हूँ तो इसलिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। खुश रहना, पढ़ाई करना अच्छे से, और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ ना आया हो सकता है, देखो क्या है कि अभी जैसे क्लास में कोई बच्चा होता है तो इंटरेक्शन होता है, बट यहाँ पे एक वन वे इंटरेक्शन है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जहाँ पे बच्चा अटक सकता है, जो चीज़ एक्चुअल में उसको बताना है, क्योंकि आप लोग 12th में हो, क्लास 12th में हो, ऊपर से साइकोलॉजी के बच्चे हो, तो नहीं लगता है आप लोगों को स्पून फीडिंग की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जहाँ पे अटक सकते हो वो मैं बताती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी बताना है क्या नीड्स है। थैंक यू।